वेलकम टू शुभमी क्लासेस दोस्तों। और देखिए आपका फिर से स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पे। आर्मी जीडी स्पेशल का हमारा एक और प्रैक्टिस सेट आ गया है। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है? चौथा है। ठीक है, पूरे 50 प्रश्नों का हम प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। इसके अंदर आपके हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, मैथ, रीजनिंग सभी तरह के क्वेश्चन है प्लस कंप्यूटर। तो आपका एक कंप्लीट प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, देखना आपकी तैयारी किस लेवल पे है, आपका इसमें स्कोर कितना होता है। वीडियो खत्म होने के बाद अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करें। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और देखिए ये आपका प्रैक्टिस सेट है। आपको इसके लिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा आंसर बताने के लिए। अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर लेना, क्योंकि स्टार्टिंग में हम जो है जीके के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद हम मैथ के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, कॉपी पेन साथ में लेकर बैठिएगा, क्योंकि ये आपका प्रैक्टिस सेट है। मैं यहाँ पे लेक्चर नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिएगा। पहले खुद से आपको मैथ के क्वेश्चन सोल्व करने हैं और फिर बाद में देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। और वीडियो खत्म होने के बाद अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करना कि आपकी तैयारी कितनी है, आपका स्कोर कितना है। पहला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नरेंद्र दत्त। उम्मीद है आपने सही आंसर दिया होगा। सेकंड, सितंबर 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी व किन के बीच में हुआ था? तो किन के बीच में हुआ था? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में। ऑप्शन ए चूज किया है तो करेक्ट आंसर है। थर्ड, निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? अपने को ईश्वर का अभिशाप बोलता था चंगेज खान। चंगेज खान जो है यह मंगोल का एक यात्री था। ठीक है। 4, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी? तो वो दी गई थी कृषि क्षेत्र को। ठीक है, और दूसरी में था औद्योगिक क्षेत्र। ये ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? चीनी का कटोरा किस राज्य को बोलते हैं? तो बोलते हैं उत्तर प्रदेश को। ठीक है। 6 है, संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है। तो देखिएगा अनुच्छेद 17 जो है वो बेसिकली किससे है? अस्पृश्यता के अंत से है। ओके, और 18 जो है वो है उपाधियों का अंत। ठीक है, और ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। और जो हमारा अस्पृश्यता का अंत है यानी कि छुआछूत का अंत हुआ था, और 18 था उपाधियों का अंत। ये जो है ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये आएंगे आपके सामाजिक समता के अंतर्गत। ठीक है, आर्थिक भी नहीं होगा, राजनीतिक और धार्मिक तो होगा ही नहीं। ठीक है। 7, किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो देखिए राष्ट्रपति शासन अगर किसी राज्य में लगाना होगा तो राज्यपाल की सलाह अवश्य चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 8, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यह एक मौलिक अधिकार है। यह 25 से लेकर 28 अनुच्छेद के बीच में निहित है। ठीक है, तो ऑप्शन सी वाला जो है वो हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन बी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। श्वेत क्रांति के जनक थे वर्गीज कुरियन, पूछा जाता है एग्जाम में। 10, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट वीडियो को पॉज कीजिए। कोशिश ये कीजिएगा कि वीडियो को आपको पॉज करने की जरूरत ना पड़े, कम से कम जीके में। ठीक है, मेरे से पहले आपको आंसर देना है क्वेश्चन पढ़ के। तो इसका राइट आंसर होगा बिहार के नवादा जिले में ककोलत जलप्रपात स्थित है। 11, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। अब प्रायद्वीपीय से मतलब क्या है आपका कि दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत में सबसे ऊंची पर्वत की चोटी कौन सी है? वो है अनाईमुड़ी। ठीक है, दक्षिण भारत में अनाईमुड़ी है। और अगर दक्षिण भारत की आपसे सबसे दक्षिण भारत की नदी बोल दे कि सबसे दक्षिण भारत की नदी कौन सी है, तो उस नदी का नाम है वैगई। ठीक है, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इनका ध्यान रखना है। 12 है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो भारत की खोज किसने की थी? आपको पता है पुर्तगालियों ने की थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वास्को डी गामा 1498 में आया था, पुर्तगाल का था। 13, मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बैडमिंटन। 14, बंकर शब्द किस खेल से संबंधित है? और ये टाइप के क्वेश्चन तो आपके पास 100% पूछे जाते हैं, आपके आर्मी जीडी हो, क्लर्क हो, ट्रेड्समैन हो, कोई भी एग्जाम हो। तो जो पोलो शब्द है बंकर शब्द जो है वो पोले से संबंधित है। बंकर हो गया, चक्कर हो गया, ठीक है, चुक्का हो गया, तो ऐसे टाइप के शब्द आते हैं पोलो में। पोलो के खेल में आपको पता है कितने खिलाड़ी होते हैं? सिर्फ 4 खिलाड़ी होते हैं। 15, प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, इसको NRA डे भी बोलते हैं। 16 है, आलू में ब्लैक हार्ट का
कारक कौन है? तो आलू में ब्लैक हार्ट रोग होता है, पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया। इसका कारक क्या है? ऑक्सीजन की कमी से ये रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 17, गैस इंजन की खोज किसने की? गैस इंजन की खोज की है डेमलर ने। थोड़ा फास्ट इसलिए है क्योंकि अभी मैथ के क्वेश्चन भी हमको सोल्व करने हैं। पायरोमीटर मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो देखिए पायरोमीटर से हम क्या मापते हैं? उच्च तापमान मापते हैं। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और इसके अपोजिट अगर आपको बोले कि निम्न तापमान को हम कैसे मापेंगे, तो वो मापते हैं हम क्रायोजेनिक विधि से, ठीक है ना। क्रायोजेनिक विधि निम्न ताप का अध्ययन होती है। वायु दाब आपको पता ही है किससे मापते हैं? बैरोमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट, मानव त्वचा का रंग किसके कारण बनता है? देखिए कुछों की त्वचा काली होती है, गोरी होती है, ठीक है ना। तो ये जो रंग होता है ये होता है मेलानिन के कारण से। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। कुछ लोग अगर हीमोग्लोबिन चूज कर रहे होंगे तो हीमोग्लोबिन आपको पता है ये इससे ब्लड का रंग लाल होता है, ना कि शरीर का। 20, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार अधिक कब मालूम पड़ेगा? अब आप किसी लिफ्ट में खड़े हैं, अगर लिफ्ट ऊपर जाएगी तभी आपको पता लगेगा कि आपका भार जो है वो अधिक है। अगर लिफ्ट एकदम नीचे जा रही है तो आपका भार हल्का लगेगा। तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर आ रही हो। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 28 फरवरी को। ऑप्शन डी जो है हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, सीवी रमन के जन्मदिन पे। 22, थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक हैं। तो थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किसने किया था? तो वो किया था आपके डीवार ने। और ये देखिए ये सभी क्वेश्चन आपकी मोस्ट फेवरेबल बुक ल्यूसेंट से लिए गए हैं। ल्यूसेंट से ही आपका पूरा कंप्लीट पेपर आता है, ल्यूसेंट से बाहर आपका पेपर नहीं जाता, ठीक है। एक ल्यूसेंट आती है बुक, एक अरिहंत बुक आती है, दोनों में सेम ही कंटेंट है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। 23, दांतों के डॉक्टर का दर्पण होता है। तो दांतों के डॉक्टर हो गया या फिर बाल काटने वाला नाई हो गया, ये किस प्रकार के दर्पण का यूज़ करते हैं? तो ये यूज़ करते हैं अवतल दर्पण का, ठीक है। उत्तल दर्पण का यूज़ कहाँ होता है? आपको ये भी पता होना चाहिए। उत्तल दर्पण होता है गाड़ियों के जो शीशा होता है बैक साइड, जिससे हम साइड शीशा होता है ना, साइड मिरर, जिससे हम पीछे का चित्र देखते हैं, उसमें उत्तल दर्पण होता है। और गाड़ियों की हेडलाइट की बात करेंगे तो उसमें भी हमारा अवतल दर्पण ही होगा। 24, एक विद्युत बल्ब में गैस होती है। तो देखिए विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भी होती है जिसका नाम आर्गन है, ठीक है। और विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन भी होती है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और देखिए ये हमारा चौथा वीडियो है, इससे पहले 3 वीडियो कंप्लीटली अपलोडेड हो चुके हैं, ठीक है। तो उनको भी जाकर देखना, अपना स्कोर चेक करना, क्योंकि एग्जाम से पहले जितने प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उतना आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। कोशिश करता हूँ आपके लिए कुछ ग्रुप वगैरह बनाऊँ जिसके अंदर प्रैक्टिस सेट PDF भी डाल सकूँ मैं, ताकि आपको PDF में भी और आसानी हो जाए प्रैक्टिस सेट लगाने में, ठीक है। 25 क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि? अब देखिए प्रेशर कुकर को अगर आप ऊपर से बंद कर देंगे तो गैस जो है, दाब जो है वो अधिक हो जाएगा। अब दबाव अधिक होने के कारण जो है वो खाना जल्दी पकता है, ठीक है। क्योंकि अगर दबाव अधिक होगा तो उसका जो है बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। 26, पृथ्वी का प्लायन वेग होता है। तो पृथ्वी का प्लायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो ये सेकंड भी आपको ध्यान रखना है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास कोई बॉल है या कुछ भी है, अगर आप 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, एक सेकंड में अगर आप 11.2 किलोमीटर से तेज उस बॉल को फेंक देंगे तो वो बॉल कभी भी लौटकर पृथ्वी पर नहीं आएगी, ठीक है, वो पृथ्वी से ही बाहर चली जाएगी। 27, मानव रक्त का pH मान होता है। तो ये कितना होता है? ये होता है 7.4। 28, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो देखिए ये अलग अलग बुक में अलग अलग डाटा दिया हुआ है, ठीक है। लूसेंट में दिया हुआ है 1350, अगर आप अरिहंत उठाएंगे तो उसके अंदर कई जगह 1400 भी दे रखा है, 1450 भी दे रखा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड रहेगा, बट 1350 मिनिमम है, 1350 से ऊपर होगा तो भी आप टिक करेंगे अगर आपके ऑप्शन में 1350 नहीं है। 29, आसमान का नीला रंग होने का कारण है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। तो इसका कारण क्या है? वो है प्रकीर्णन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 30 क्वेश्चन है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की?
ठीक है। कुछ लोगों को इंग्लिश में शायद दिक्कत हो रही होगी इस क्वेश्चन में। तो आपको पता है जल का पलायन वेग, ठीक है, इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है। उसकी खोज किसने की है? तो किसने की है? वो की है आर्किमिडीज ने। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। 31 है, निम्नलिखित में से किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है? किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो ऑप्शन सी दोनों आंसर करेक्ट होगा, ग्रेफाइट और आयोडीन दोनों में। 32 हिस्टोरिया एनिमालियम पुस्तक के लेखक कौन हैं? हिस्टोरिया एनिमालियम पुस्तक के लेखक हैं अरस्तु। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अरस्तु को क्या बोलते हैं? अरस्तु को बोलते हैं जीव विज्ञान का जनक, ठीक है, जंतु विज्ञान का जनक। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, थियोफ्रेटस आ गया। थियोफ्रेटस भी आपको पता होना चाहिए, ये होता है वनस्पति विज्ञान के जनक, ठीक है। इन्होंने वनस्पति विज्ञान की खोज की है। 33 त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? तो देखिए, अगर आप कोई भी मान लीजिए प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, कुछ भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, उसके ऊपर होलोग्राम होता है, देखा है ना आपने, उसको टेढ़ा मेढ़ा करेंगे तो वो कई सारे रंग प्रदर्शित करता है। उसके अंदर 2-3 चीज़ें लिखी होती हैं, टेढ़ा मेढ़ा करने पर सिल्वर कलर का होता है, तो उसको हम होलोग्राम बोलते हैं। वो क्या होता है? त्रिविमीय चित्र प्रस्तुत करता है। तो ऑप्शन ए होलोग्राफी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। 34 कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो देखिए, फोर्ट्रॉन जो है यह कंप्यूटर की एक भाषा है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। और ये जो है यह एक साइंटिफिक लैंग्वेज है, यह एक वैज्ञानिक लैंग्वेज है। इसके अलावा एक भाषा और है आपकी कंप्यूटर की, जो कि बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है, कोबोल। तो कोबोल जो है वो व्यावसायिक लैंग्वेज है, आपको ये भी पता होना चाहिए। 35 है और हमारा जीके का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो देखिए, वैसे आपका सबसे अच्छा चालक विद्युत का कौन सा होगा? चांदी होगा, ठीक है, बट इसमें चांदी ऑप्शन में ही नहीं है। तो आप सेकंड प्रायोरिटी किसको देंगे? वो आप देंगे कॉपर को, ठीक है। थर्ड प्रायोरिटी आपकी आएगी लोहे की। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी कॉपर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो गाइज, आपके जीके का पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं मेरे साथ वीडियो में, तो इसका मतलब आप बिल्कुल सीरियस एस्पिरेंट है, आपकी बिल्कुल सीरियसली होकर तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। चलते हैं अपने मैथ के क्वेश्चन की तरफ। तो देखिएगा, इसमें आपको मैं पहले एक चीज़ बता दूं कि वीडियो पॉज कीजिएगा, मैथ के क्वेश्चन में कॉपी पेन लेके सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है। अगर आप इसको लेक्चर की तरह देख रहे हैं तो लेक्चर के लिए तो मैंने मैथ की बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे आई बटन है, इस पर क्लिक करें, यहाँ पर भी आपको वो वीडियोज़ मिल जाएंगी, अगर आपको मैथ वगैरह की ही वीडियोज़ देखनी है, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, अगर आपने इतने सारे जीके क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, तो इसको भी आप प्रैक्टिस सेट ही लगाना, कॉपी पेन लेके सॉल्व करना, ठीक है। लास्ट में देखना आपका स्कोर कितना है। तो क्वेश्चन नंबर 36 है 0.05, 2.55 और 10.5 का में से निकालना है, ठीक है, यानी कि HCF निकालना है। अब HCF क्या होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिससे ये सभी की सभी जो है वो भाग हो जाएं, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पॉइंटों में है तो पॉइंटों में स्टूडेंट को दिक्कत आती है, मुझे पता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन ऐड किया है। थोड़ी सी अच्छी ट्रिक बताऊँगा ताकि आपको ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। तो हमको क्या दिया हुआ है? 0.05 दिया हुआ है, नेक्स्ट हमको दिया हुआ है 2.5, इससे नेक्स्ट हमको दिया हुआ है 5 और इससे नेक्स्ट हमारा है 10.5। तो आप क्या कीजिए, इन पॉइंटों का जो खेल है, इन पॉइंटों को आप हटा दीजिए। पॉइंट कैसे हटेंगे? मैं देख रहा हूँ कि इसमें 2 रकम के बाद जो है वो एक पॉइंट है, ठीक है, बाकी सब में एक एक रकम के बाद है, इसमें किसी भी रकम के बाद पॉइंट नहीं है। तो इसका मतलब मैं अगर इसको सोल्व करूँगा तो बाकी सारे अपने आप सोल्व हो जाएंगे। देखते हैं, अगर मैं इसको 100 से गुणा कर दूँ तो यहाँ पे सिर्फ 5 बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि 2 पॉइंट के बाद 0 है। अगर मैं 100 से गुणा कर दूँ तो ये सिर्फ 5 बनेगा, क्योंकि आगे वाली 2 पॉइंट जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। अब 100 से मैंने इसको गुणा किया है तो मेरे को सबको 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो 2.5 को मैं 100 से गुणा करूँगा तो ये बनेगा 250, 5 को मैं 100 से गुणा करूँगा तो ये बनेगा 500 और 10.5 को मैं 100 से गुणा करूँगा तो ये बनेगा 1050। इतनी चीज़ यहाँ पे आपकी क्लियर है? यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं है ना? ओके, अब इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे देखिए। HCF क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जिससे ये सभी भाग हो जाएं। तो देखिए, 5 ही ऐसी संख्या है सबसे छोटी इनमें कि 5 से आपकी ये सारी ही भाग हो जाएंगी, ठीक है ना। चीज़ें समझ रहे होंगे, ये डायरेक्ट अप्रोच बता रहा हूँ आपको। तो इसका मतलब आपका जो 5 है वो HCF होगा, और वो 5 HCF क्या होगा? इनका होगा HCF। आप ऑप्शन ए मत टिक कर देना, ठीक है।
ये 5 HCF क्या आया है, ये HCF आया इनका, बट हमको तो इसका निकालना है ना HCF ऊपर वाले का। अब ऊपर वाले का कैसे निकलेगा, हमने सब में 100 से गुणा किया था, तो जो HCF हमारा आया है इसमें आप 100 से भाग कर दीजिए, तो 0.05 जो है वो आपका HCF आ गया। तो ऑप्शन आपका सी वाला जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करूँगा अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं टाइप नहीं कर पाया, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन की पिक ले ली अपनी बुक से। तो यहाँ पर देखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर देखने को मिला होगा। अगर एग्जाम में नहीं भी आया होगा और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपकी नज़रों के सामने से ये क्वेश्चन ज़रूर गया होगा। तो देखिएगा, यहाँ पे आपको लास्ट में दे रखा है, आपको इस क्वेश्चन को पीछे से स्टार्ट करना है। ठीक है, लास्ट में दे रखा है 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का। यहाँ पे रूट में है तो रूट हटाने के लिए हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 7। ठीक है ना, 7 + 29 है और ये आपका आगे अंडर रूट में है। अब ये वाली टर्म पे हम पहुँच गए हैं, तो 29 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, ये बनेगा 36। ठीक है ना, तो ये हमारा कितना बना है, ये हमारा 36 बना है और 36 के ऊपर क्या है, ये रूट है। तो यानी कि अगर हम रूट हटाएंगे तो ये कितना बनेगा, 6 बनेगा। समझ में आया, तो यानी कि इतना हिस्से में हमारा कितना आया है, 6 आया है। अब ये 6 19 में जाके जमा हो जाएगा। 6 19 में अगर जाके जमा हो रहा है तो 19 और 6 कितने होते हैं भाई, 25 होते हैं। और 25 के ऊपर फिर से ये अंडर रूट है, यहीं पे मैं समझा रहा हूँ इस क्वेश्चन को। अब तो फिर से अंडर रूट है, तो 25 का अंडर रूट हटाएंगे तो कितना बनेगा, 5 बनेगा। तो इतनी रकम हमारी कैंसिल होगी, यहाँ पे हमारा 5 आया है। 5 फिर इधर 11 में जाके जुड़ेगा, 11 और 5 कितने हो गए भाई, 16 हो गए। फिर से इनके ऊपर अंडर रूट में है सारा कुछ। ठीक है, इनके ऊपर रूट है, तो 16 को हम रूट हटाएंगे तो कितना बनेगा, 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो फिर अब ये 4 इसमें 5 में जाके जमा हो जाएगा। तो 5 और 4 कितने होते हैं, 9 होते हैं। और ये 9 जो है ये रूट में है, तो 9 का रूट हटाएंगे तो कितना होगा भाई, 3 होगा ना। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। रूट हटा दिया तो हमारा 3 आ गया। तो ऑप्शन ए जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करूँगा समझ में आ गया होगा और आपने आंसर भी सही दिया होगा। 38, निरंतर 3 विषम संख्याओं का योग 285 है। सबसे छोटी संख्या क्या होगी। और देखिए ये क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में बहुत बार आया है। तो यहाँ पर देखिएगा 3 विषम संख्याएं हैं लगातार, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे मैंने लिख दिए 3 डंडे खींच दिए, क्योंकि यहाँ पे 3 संख्याएं हैं। ठीक है, अब औसत क्या होगा, औसत जो है वो बीच वाली संख्या होती है, आपको पता होगा बीच वाले पे जाके जो है औसत गिरता है। ठीक है, इतनी चीज़ आपको पता है। अब देखिए 3 संख्याओं का योग कितना है, 285 है। अब कुल योग को मैं कुल संख्या से जब भाग कर दूं तो हमारा औसत आता है। औसत का फॉर्मूला आपको पता है ना, संख्याओं का जोड़ अपॉन में कुल संख्याएं। तो संख्याओं को जोड़ आपको 285 दिया हुआ है, कुल संख्याएं आपकी 3 हैं। तो 3 नम 27 और 3 पंजे 15, तो यानी कि ये आ गया आपका औसत। और औसत मैंने अभी बताया है ये जाएगा आपका बीच वाली टर्म पे। ठीक है, सबसे छोटी संख्या पूछी है और देखिएगा निरंतर विषम संख्याएं हैं, तो ये 95 आपका विषम है। इससे पहले जो विषम संख्या होगी वो क्या होगी, 93 होगी। तो सबसे छोटी जो संख्या है वो आपकी क्या होगी, 93 होगी। तो ऑप्शन सी जो है अगर आपने चूज़ किया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर देखने को मिलेगा। अच्छा 39, 30 परिणामों का औसत 20 है तथा अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है। सभी परिणामों का औसत क्या होगा। तो देखिएगा पहली रकम है आपकी 30 परिणामों का औसत कितना है, 20 है। अगर मैं 30 को 20 से गुणा कर दूं तो ये कुल संख्याएं हो जाएंगी, जो कि कितनी हो गई, 600 हो गई। नेक्स्ट है अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है। तो अन्य 20 को अगर मैं यहाँ पे 30 से गुणा कर रहा हूँ तो कुल संख्या यहाँ पे कितनी हो जाएंगी, यहाँ पे हो जाएंगी 600। ठीक है, तो यहाँ पर जो है टोटल नंबर कितने हो गए, 600 और 600 कितने हो गए टोटल नंबर, वो टोटल नंबर हो गए आपके 1200। ठीक है, ये कुल संख्याओं का योग आ गया आपका 1200। अब आपसे औसत पूछा है तो कुल संख्याएं कितनी हैं, 30 संख्या यहाँ पे हैं और 20 संख्या यहाँ पे हैं। कुल संख्याएं इसका मतलब आपकी कितनी है भाई, 50 हैं। तो सभी संख्याओं का जोड़ नीचे हमारी कुल संख्याएं, ये आपका औसत का फॉर्मूला होता है। तो ये आपका ये कैंसिल हो गया, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, तो 24 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए वाला। ठीक है,
उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। और औसत के ऊपर तो मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूं, नहीं देखा है तो उसको जाकर जरूर देख लेना, प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर भी वीडियो बना चुका हूं स्पेशली क्वेश्चन के ऊपर, और साथ ही साथ आपका जो वो था क्वेश्चन साधारण ब्याज का, उसके ऊपर तो मैंने डिटेल वीडियो बनाई है आधे घंटे की, नहीं देखी है तो वो भी देख लेना। 40 क्वेश्चन, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। 6 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 5 गुनी थी, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी? तो देखिएगा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रेजेंट, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पास्ट। अब देखिएगा क्या कह रहा है कि प्रेजेंट में इनकी जो माता और पिता की आयु, पिता और पुत्र की आयु का योग है वो कितना है? 60 वर्ष है, ठीक है। और जो है यहाँ से 6 साल पहले, अगर मैं इससे, ये पास्ट है हमारा, यानी कि 6 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 5 गुनी थी, तो 5:1 हो गया, ठीक है ना, 5 गुनी थी। अब यहाँ पे आप एक चीज़ समझिए कि प्रेजेंट में अगर 60 वर्ष है इन दोनों की आयु, तो 6 वर्ष पहले इन दोनों की आयु कितनी होगी? ठीक है, यहाँ से आप इसको पास्ट में लेके चले जाइए ऊपर। तो 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पिता का भी घटेगा और 6 वर्ष पहले पुत्र का भी घटेगा 6 वर्ष, तो टोटल जो है 60 में से आपके 12 वर्ष घटेंगे, तभी तो आप 6 वर्ष पहले पहुंच जाएंगे। तो हमने यहाँ पे 12 वर्ष घटा दिए, तो हम कह सकते हैं 60 में से अगर मैं 12 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 48 आएगा। तो यानी कि 6 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का योग वो होगा 48, ठीक है। और यहाँ पे इनकी रेशो कितना दे रखा है? 5:1 दे रखा है। तो रेशो का टोटल हम करेंगे, रेशो का टोटल कितना है? यहाँ पे 6 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, और यहाँ पे आपकी एज का टोटल है 48, ठीक है। तो 6 एकम 6 और 6 8 कितना होता है? 48 होता है, ठीक है। तो 1 की वैल्यू आ गई 8। अब यहाँ से पूछा आपका 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। अब 6 वर्ष बाद का मतलब क्या होता है कि प्रेजेंट से 6 वर्ष बाद, ठीक है, प्रेजेंट से 6 वर्ष बाद। तो देखिएगा ये 1 की वैल्यू 8 कहाँ की आई है? ये आई है आपकी पास्ट की वैल्यू, यानी कि 6 साल पहले की वैल्यू है आपकी 8 वर्ष। तो 6 साल पहले मैं बोल सकता हूँ कि बेटे की जो उम्र थी वो कितनी थी? 8 वर्ष थी। तो 6 वर्ष बाद तो वो कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। और ये 14 क्या हुई है? ये 14 हुई है प्रेजेंट में, ठीक है ना। 6 वर्ष पहले थी, 6 हमने जोड़ दिया तो 14 हो गई। समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल ईजी वे बता रहा हूँ बिना XY के। तो ये 14 हो गई। अब उसने फिर प्रेजेंट से 6 वर्ष बाद पूछा है, तो 14 में आप 6 और जोड़ दीजिए, यानी कि 20 वर्ष जो है वो पुत्र की आयु होगी 6 वर्ष बाद। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। 41, ए का वेतन बी से 20% कम, बी का वेतन सी से 25% अधिक है। यदि सी का वेतन 20,000 हो तो ए का वेतन क्या होगा? तो देखिएगा यहाँ पे लिख देते हैं ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। माना सी का वेतन मैंने 100, पीछे से स्टार्ट करेंगे, सी का वेतन हमने 100 मान लिया, ठीक है। तो बी का वेतन सी से 25% अधिक है, तो बी का 125 होगा क्योंकि सी से 25% अधिक है, ठीक है। और ए का वेतन बी से 20% कम है, तो 125 का अगर आप 20% निकालेंगे तो वो होगा आपका 25। तो ए का तो इससे 25 कम है, और तो ए का वेतन यहाँ पे कितना है? 100 है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सी की वैल्यू भी 100 है और ए की वैल्यू भी हमारी 100 आ गई। और आपको बोला है कि सी का वेतन जो है वो 20,000 है, तो 100 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? 20,000। तो आप एक चीज़ बताइए कि अगर यहाँ पे 100 की वैल्यू 20,000 है, तो यहाँ पर भी 100 की वैल्यू 20,000 होगी ना। आपसे अगर ए का वेतन पूछा है, ये आपसे एक नहीं है, ये आपसे ए का वेतन पूछा है, तो फिर आपका आंसर ऑप्शन ए ही होगा, 20,000 रुपये, ठीक है। उम्मीद करूँगा समझ में आया होगा। अगर बी का पूछता तो आप क्या करते? इसको कैंसिल करके आप 125 से गुणा कर देते, ठीक है, तो आपका बी का भी वेतन आ जाता। 42, 1200 का 5%, 100 के 15% का कितना प्रतिशत है? तो देखिएगा 1200 का 5% निकालिए पहले। 1200 का 5% होगा आपका 60, ठीक है। और 100 का 15% कितना होता है? वो होता है 15। अब यहाँ पर स्टूडेंट गलती करेंगे, यहाँ पर इसने ये नहीं लिखा कि कितने प्रतिशत कम है या कितने प्रतिशत अधिक है। अगर कितने प्रतिशत कम बोलता तब आप क्या करते? इनका डिफरेंस लेते। पर इसने बोला है कि 1200 का 5%, 100 के 15% का कितना प्रतिशत है, तो आपको इसमें इनका डिफरेंस नहीं लेना है। आपको क्या करना है?
1200 का 5% आ गया 60, 100 का 15% कितना आ गया 15 आ गया, और आपको सीधा ही 100 से गुणा कर देना है प्रतिशत निकालने के लिए। 15 चौके कितना होता है 60 होता है, 4 को 100 से गुणा करेंगे तो वो आएगा आपका 400%। तो ऑप्शन डी अगर चूज़ किया है तो राइट है। 43, यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन मैं कई बार करवा चुका हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन आए, एक तरफ क्रय मूल्य दे रखा हो, एक तरफ विक्रय मूल्य दे रखा हो, तो आपको क्या करना है, इनका अंतर लेना है। सबसे पहले इनका अंतर आएगा 2, और विक्रय मूल्य जो हमेशा आपको दे रखा है वही आपको नीचे लेना है। विक्रय मूल्य कितना है 10, और फिर आपको 100 से गुणा कर देना है। तो 100 से गुणा करेंगे 0 से 0, यानी कि आपका 20% आ गया। अब आप बोलेंगे कि 20% लाभ हुआ है या 20% हानि हुई है। तो स्टेटमेंट पढ़िए कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी कि अगर आप 12 वस्तु खरीद रहे हैं 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हैं, कि आपने कितने की 12 वस्तुएं खरीदी हैं उतने में आपने 10 वस्तुएं बेच दी, उतने में आपने 10 वस्तुएं बेच दी, यानी कि आपको यहाँ पे लाभ हो रहा है कि 12 वस्तुएं तो आपने खरीदी जितने रुपए में, और आपने 10 वस्तुएं बेच के ही उतने रुपए कमा लिए, तो लाभ ही होगा। तो 20% का यहाँ पे लाभ जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये ट्रिक आप यहाँ पे ध्यान रखना। 44, यदि क्रय मूल्य 80 रुपये है, ऊपरी व्यय 20 रुपये है और विक्रय मूल्य 120 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो सबसे पहली बात, आपको लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला पता होना चाहिए। प्रॉफिट प्रतिशत का वो होता है आपका लाभ, यानी कि प्रॉफिट गुणा 100, नीचे आपका सीपी यानी कि क्रय मूल्य। तो देखिएगा, उसने 80 रुपये की कोई चीज़ खरीदी है, क्रय मूल्य 80 रुपये है, पर उसने उस पर 20 रुपये और खर्च कर दिए। तो उसने 20 रुपये और खर्च कर दिए, तो यानी कि उसका टोटल कितने रुपये लगे हैं, 100 रुपये लगे हैं। तो उसका जो क्रय मूल्य है वो कितना हो गया, यहाँ पे 100 रुपये हो गया, और उसने 120 रुपये की वो चीज़ बेच दी। अब 120 की वो चीज़ बेचेगा तो उसको लाभ कितना होगा भाई, 20 रुपये का लाभ होगा। ठीक है, तो लाभ हमारा 20 है, लाभ गुणा 100, और नीचे क्रय मूल्य हमारा कितना आएगा, 100 आएगा। तो 0 से आप 0 कैंसिल करिए, 20% जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, उम्मीद करूंगा आपने ये क्वेश्चन भी सॉल्व किया होगा। 45, 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। मिश्रण में कितना दूध मिलाएं कि दूध और पानी का 2 गुना हो जाए, कि दूध पानी का 2 गुना हो जाए। तो देखिएगा, टोटल मिश्रण है आपका 80 लीटर, और दूध और पानी का अनुपात यानी कि मिल्क और वाटर का अनुपात है 3:2। इनको जोड़िए आप, इनका जोड़ कितना होगा, 5 होगा, और यहाँ पे टोटल जोड़ कितना है, 80 है। तो 5 की वैल्यू 80 आ गई, तो 5 से आप 80 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 16 आएगा। ठीक है, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। अब अगर 1 की वैल्यू 16 है तो 16 को आप 3 से गुणा करेंगे, कितना बनेगा, 48 बनेगा, और 16 को आप 2 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, ये बनेगा आपका 32। ठीक है, तो यानी कि दूध इसमें 32 है इस टाइम, और इस टाइम मिल्क जो है वो कितना है, 48 है। क्या बोल रहा है कि इसमें हम कितना मिल्क और डालें, कितना मिल्क हम इसमें और ऐड करें कि वो जो दूध कि वो पानी का 2 गुना हो जाए। पानी 32 है, 32 का 2 गुना कितना होगा भाई, 64 होगा। ठीक है ना, तो 48 में हम क्या ऐड करेंगे कि वो 64 हो जाए, वो आपसे ये बोल रहा है। तो 48 में आप क्या ऐड करेंगे, 48 में अगर आप 16 ऐड करते हैं, अगर आप ऑप्शन पे जाएंगे 16 अगर आप ऐड कर रहे हैं तो 8 6 14, तो यहाँ पे 64 होगा। तो ऑप्शन जो है 16 लीटर आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मैथ कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं अपने रीजनिंग के क्वेश्चन पे। रीजनिंग है आपका इस तरह से, 11 13 17 19 और 23, आगे आपको बताना है क्या आएगा। रीजनिंग में मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं, तो आप देख रहे होंगे ये क्या है, प्राइम नंबर हैं, जो कि सिर्फ अपने ही पहाड़े पर भाग होते हैं और किसी के पहाड़े पर भाग नहीं होते। तो 11 के बाद 13 है, 13 के बाद 17 है, 19 है, 23 है। अब 23 के बाद 29 ही ऐसा नंबर आएगा जो सिर्फ अपने पहाड़े पर भाग होगा और किसी के पहाड़े पर भाग नहीं होगा। ठीक है, तो 29 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 25 36 49 64 81, आगे आपको बताना है क्या आएगा। तो उम्मीद है आपने सोल्व किया होगा। तो ये देखिए, ये क्या है, ये है 5 का स्क्वायर, ये है आपका 6 का स्क्वायर, ये है आपका 7 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर। तो आगे क्या आएगा आपका 10 का स्क्वायर आएगा, यानी कि 100 जो है आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सीरीज आपकी बनी हुई है। ए का देखिए, ए पहले नंबर पे है तो जेड सबसे लास्ट में है, बी अगर दूसरे नंबर पे है तो अंतिम से लास्ट में क्या है, वाई है, यानी कि ये एक दूसरे के एकदम अपोजिट लेटर हैं दाएं और बाएं से। तो ऐसे ही अगर जी
जिस नंबर पे है तो जी का अपोजिट आपको बताना है क्या होगा, जी का अपोजिट होगा टी, एच का अपोजिट क्या होगा, एस होगा। तो आपका टी और एस जो है वो सही उत्तर होगा। 49 आपके सामने दे रखा है 1 2 3 4, जिसकी वैल्यू दे रखी है 20, तो 5 6 7 8 की वैल्यू आपको बतानी है। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिएगा इनको जोड़ दीजिए आप, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, और 10 को क्या कर रखा है यहाँ पे 2 से गुणा किया हुआ है, तभी तो आपका 20 बन रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही आप इनको भी जोड़ दीजिए, 8 और 7 15, ठीक है, 15 और 6 21, 21 और 5 कितने होते हैं यहाँ पे आपके 26 होते हैं। ठीक है, तो 26 को 2 से गुणा कर दीजिए, आपका 52 आ जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है ना, 26 × 2 करेक्ट है ना ये वाला क्वेश्चन। 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 और 5 कितने होते हैं 26 होते हैं, 26 × 2 यानी कि 52। लास्ट क्वेश्चन है ए बी सी, आपने इसने क्या कर रखा है, डी और ई का गैप दिया है, फिर एफ जी एच, फिर आई और जे का गैप दिया है, फिर के एल एम, फिर आपको एन और ओ का गैप देना होगा, तो पी क्यू आर, ये जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, तो लास्ट में जो आपका ये आंसर है करेक्ट होगा, एम के बाद आपको एन और ओ का गैप देना है। ठीक है, तो गाइज़ ये था आज का आपका प्रैक्टिस सेट, उम्मीद करूँगा ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।